हेलो एंड वेलकम अगेन टू दिस पर्टिकुलर सेशन। तो बेटे ब्रांच अकाउंट का जहां तक सवाल है, अब ये लास्ट सेशन है और इसके साथ ही फिर ब्रांच अकाउंट, जो कि बहुत ही लंबा क्वेश्चन है और तकरीबन तकरीबन इसमें हमने नियर अबाउट 100 क्वेश्चन इन क्लास ही करे हैं। करेक्ट। तो वाइडेस्ट पॉसिबल कवरेज जब शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि हम देते हैं, तो मेरा मतलब कुछ इसी तरीके से था। तो नियर अबाउट 100 इन क्लास क्वेश्चंस। और आपने जो फॉरेन ब्रांचेस है बेटा, ध्यान ये रखना है कि आपने बेसिकली इसमें 8.5 तक करने हैं। उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मॉड्यूल में बल्कि इससे भी कम दिया हुआ है। तो 8.5 तक आपने करना है फॉरेन ब्रांचेस में, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है। 8.4 को मैं करा रहा हूं पहले, तो 8.4 से स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो 8.4 का जहां तक सवाल है, एन इंडियन कंपनी मून स्टार लिमिटेड हैज ए ब्रांच एट वर्जीनिया यूएसए। द ब्रांच इज नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन ऑफ द इंडियन कंपनी। करेक्ट। तो कहता है इंडियन कंपनी मून स्टार लिमिटेड है और उसकी जो ब्रांच है वो वर्जीनिया यूएसए में है। और कहता है ऑन 31st of March 2022 the following balances appeared in the books of the Indian branch are as follows। तो ब्रांच की बुक्स में, जो कि वर्जीनिया में है, यूएसए में है, उनकी बुक्स में जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरीके से है। डॉलर्स में आपको दिया हुआ है ऑफिस इक्विपमेंट 48,000, फर्नीचर एंड फिक्चर्स फिर दिए हुए आपको 3,200 के, स्टॉक गिवन है, परचेजेस और सेल्स गिवन है, फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच आपको गिवन है। मैंने बताया था गुड्स सेंड टू ब्रांच का जहां तक सवाल है वो एक्चुअल बेसिस के हिसाब से हम कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा एक्सपेंसेस हैं 5,200 के। ब्रांच की बुक्स में आप देख रहे हैं कि हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस है, और मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि ब्रांच की बुक्स में अधिकतर हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस ही होता है। उसके अलावा क्वेश्चन में फिर आगे तुम्हें दिया हुआ है डेटर्स का जो अमाउंट है वो 9,600 है, क्रेडिटर्स का अमाउंट 6,800 है, कैश एट बैंक में 2,400 है, और उसके अलावा तुम्हें टोटल फिर दिया हुआ है। नीचे की इंफॉर्मेशन क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग $400 है। पहले तो हम क्या करेंगे, इसको सैलरी में ऐड कर देंगे। जो भी, अब यहां सैलरी तो नहीं लिखा है, एक्सपेंसेस लिखा है, तो मैं एक्सपेंसेस में इसको पहले ऐड कर दूंगा और उसके अलावा सैलरी आउटस्टैंडिंग अलग से यहीं पर लिख दूंगा और उसके बाद में ट्रांसलेट करूंगा। उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन के बारे में लिखा है कि ऑफिस इक्विपमेंट को हमने डेप्रिशिएट करना है और फर्नीचर एंड फिक्चर को भी करना है 10% के हिसाब से। ये तुम्हें मालूम ही है कि डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे। हम ट्रायल बैलेंस के अंदर ही ऑफिस इक्विपमेंट और फर्नीचर एंड फिक्चर को 10% से पहले कम कर देंगे और डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग से लिख देंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच ₹15,80,000 है, ये ₹15,80,000। तो इसका मतलब जो गुड्स सेंड टू ब्रांच 32,000 दिए हुए हैं, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इतनी है, 15,80,000। इसी तरह से कहता है हेड ऑफिस की बुक्स में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हमने ₹20,50,000 लेने हैं, ₹20,50,000 लेने हैं ब्रांच से। तो इसका मतलब ब्रांच की बुक्स में जो हेड ऑफिस अकाउंट है उसका कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट इंडियन रुपीस में इतना है। क्लोजिंग स्टॉक 21,500 तुम्हें दिया हुआ है। कहता है ऑन 1/4/2020 व्हेन द फिक्स्ड एसेट्स वर परचेज द रेट ऑफ एक्सचेंज वाज $43। लेकिन ध्यान क्या रखना है इस क्वेश्चन में, शुरू में लिखा है द ब्रांच इज नॉन इंटीग्रल ब्रांच। तो ये नॉन इंटीग्रल ब्रांच है, इंटीग्रल ब्रांच नहीं है। अगर इंटीग्रल ब्रांच होती तो मैं फिक्स्ड एसेट को कन्वर्ट करने के लिए ये वाला रेट लेता, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने लिखा है कि जो ब्रांच है वो नॉन इंटीग्रल है, इसलिए फिक्स्ड एसेट को भी क्लोजिंग रेट के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। द रेट ऑफ एक्सचेंज बिगनिंग में ₹47 है और ईयर के एंड में ₹50 पर डॉलर है, और एवरेज रेट तुम्हें दिया हुआ है $45 है। तो ये चीजें अब मुझे इसमें करनी है। तो इस क्वेश्चन को मैंने तुम्हें कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे कराया और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराया। हालांकि तुम्हारे लेवल पे फॉरेन ब्रांचेस बहुत कम दिया हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं दिया है। इज इट क्लियर टू यू? तो इसलिए आप 1.4 तक 1.5 तक कर लेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मैंने कहा इतना डिटेल में तुम्हें बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, तो 1.4 से मैंने स्टार्ट करा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप भी लिख लें, लिख करके करने में थोड़ा सा बेटर तो रहता ही है। तो 8.4 से हमने स्टार्ट करा, 8.4।
अब 8.4 में जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो आपको यह समझना है कि इस क्वेश्चन में ये नॉन इंटीग्रल ब्रांच है, नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन है, सॉरी नॉन इंटीग्रल, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। एक तो आपको यह समझना है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन ये है। अगर नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन ये है तो जैसा मैंने कहा, इसका मतलब है फिक्स्ड एसेट जो कन्वर्ट करे जाएंगे वो क्लोजिंग रेट के हिसाब से करे जाएंगे। फिक्स्ड एसेट shall be converted on the basis of closing rate, ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग रेट। तो क्लोजिंग रेट के हिसाब से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग रेट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग रेट के हिसाब से हमने इसको कन्वर्ट करना है। यहां तक ठीक। उसके बाद अब हम इस क्वेश्चन को जब स्टार्ट करेंगे तो हमें इसमें एक्सचेंज रेट के बारे में उसने दिया ही हुआ है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। क्वेश्चन में उसने दिया है कि बिगनिंग की डेट जो तुम्हें दी हुई है 1/4/2021 दी है, क्लोजिंग डेट जो तुम्हें दी हुई है वो 31/3/2022 की दी है। बिगनिंग की डेट को उसने हमें यह बताया है कि जो एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल टू ₹47, ये क्वेश्चन में हमें दिया था। और ईयर के एंड में जो रेट तुम्हें दिया है $1 इज इक्वल टू ₹50, और उसने हमें एवरेज रेट भी दिया हुआ है। एवरेज रेट जो गिवन है, एवरेज रेट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। एवरेज रेट जो है वो ₹45 पर डॉलर है, ₹45 पर डॉलर। तो ये हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है। अब हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, या जो भी नाम है हेड ऑफिस का, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की बुक्स में सबसे पहले तो हम ब्रांच का जो ट्रायल है उसको कन्वर्ट करेंगे। तो ब्रांच ऑफिस ट्रायल बैलेंस, ब्रांच ऑफिस का जो ट्रायल बैलेंस है उसको हमने रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करना है। ब्रांच ऑफिस ट्रायल बैलेंस इन दी रिपोर्टिंग करेंसी। अब हम उसको रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। रिपोर्टिंग का मतलब है यहां पर इंडियन करेंसी, क्योंकि हेड ऑफिस जो है वो इंडिया में है। अब कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम अब हमने क्या करना है, देखें यहां पर ऑफिस इक्विपमेंट हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, ऑफिस इक्विपमेंट। और ऑफिस इक्विपमेंट जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में हमें लिखा हुआ है वो 48,000 का लिखा हुआ है, $48,000 का लिखा है, करेक्ट, $48,000। उसमें 10% डेप्रिसिएशन पहले तो मैंने माइनस करा, 4,800। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद नेट वैल्यू मैंने लिख दी 43,200। ये सारी फिगर जो है डॉलर्स में। इज इट क्लियर टू यू? तो 43,200। उसके बाद अब ये 43,200 है, अब उसको मेरे को अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसमें एक्सचेंज रेट अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्सचेंज रेट, इस दिन जो एक्सचेंज रेट है पर डॉलर, एक्सचेंज रेट पर डॉलर, इस दिन पर डॉलर जो एक्सचेंज रेट है वो कितना है, हमने देखा था इस केस में क्लोजिंग रेट 50 का है। तो क्लोजिंग रेट के हिसाब से मुझे इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्लोजिंग रेट में क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन इंटीग्रल ब्रांच है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। यहां मैंने डेबिट का कॉलम लिखा और यहां मैंने क्रेडिट का कॉलम लिखा, ऑफ कोर्स रुपी वैल्यू लिखी। तो 43,200 को मैं 50 से पहले तो मल्टीप्लाइड करूंगा, मल्टीप्लाइड करके जो भी फिगर आएगी उसको मैं लिख दूंगा, करेक्ट। उसके अलावा फिर ये जो ऑफिस इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन है इसको मैं अलग से लिख दूंगा, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 4,800।
और जिस रेट से मैंने फिक्स्ड एसेट को कन्वर्ट करा है इसी रेट से मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा, तो 2,40,000। करेक्ट। इसी तरह से अगला आइटम आपको फर्नीचर एंड फिक्चर्स दिया हुआ है। फर्नीचर एंड फिक्चर्स आपने देखा कि 3,200 का है, तो पहले तो 10% उसमें से माइनस कर दिया, 320 डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब फर्नीचर की नेट वैल्यू 2,880 आ गई। और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आपने अलग से लिख दिया, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 320, ये आपने अलग से लिख दिया। अब फर्नीचर को भी क्लोजिंग रेट के हिसाब से ही करेंगे क्योंकि ये नॉन इंटीग्रल ब्रांच है, और जो रेट फर्नीचर पे अप्लाई होगा वो फर्नीचर के डेप्रिसिएशन पर भी अप्लाई होगा। इज इट क्लियर टू यू? अब आप 2,880 को मल्टीप्लाइड करेंगे 50 से, तो ये आ जाएगा 1,44,000, वो आपने यहां पर लिख दिया। इसी तरह 320 को 50 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 16,000, ये आप यहां पर लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद फिर नेक्स्ट आइटम है ओपनिंग स्टॉक। फिर आपने ओपनिंग स्टॉक को लिखा। ओपनिंग स्टॉक जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 22,400 का दिया है। हमें मालूम है कि ओपनिंग स्टॉक को कन्वर्ट करने के लिए ओपनिंग रेट की जरूरत पड़ती है। ओपनिंग रेट जो था 47 था, तो 47 से हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, तो 47 से मल्टीप्लाइड करने के बाद 10,52,800 की ये फिगर आ जाएगी। करेक्ट। ओपनिंग स्टॉक के बाद फिर आपको जो क्वेश्चन में अगला आइटम है वो है परचेजेस। अब परचेजेस जो आपको दी हुई हैं $96,000 की दी। परचेजेस जो हैं वो रेवेन्यू नेचर का आइटम है। एवरेज रेट इसमें अप्लाई होगा, तो एवरेज रेट जो है वो 45 है। तो 96,000 को तुम 45 से मल्टीप्लाइड करोगे, 43,20,000। इस तरीके से इसको तुम लिख दोगे। करेक्ट। परचेजेस के बाद फिर इस पे अगला आइटम जो है वो है सेल्स। अब जहां तक सेल्स का सवाल है, इस क्वेश्चन में सेल्स है 1,66,400 की। 1,66,400 की सेल्स भी 45 के हिसाब से ही कन्वर्ट होंगी क्योंकि एवरेज रेट है, लेकिन सेल्स क्रेडिट साइड का आइटम है, इसकी कन्वर्टेड वैल्यू मैंने क्रेडिट में लिख दी, 74,88,000। सेल्स के बाद अगला आइटम आपको एक्सपेंसेस का है, लेकिन जब मैं आपको एक्सपेंसेस के बारे में बता रहा था तो एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में 5,200 के दिए हुए हैं। तो पहले तो आप उसमें आउटस्टैंडिंग जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो आपने इसमें ऐड कर दी, तो आपके टोटल खर्चे हो गए 5,600 के, जिसको कि आप 45 के हिसाब से कन्वर्ट करोगे, और सैलरी आउटस्टैंडिंग को आप अलग से लिख दोगे, या एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 400, इनको हम अलग से भी लिखेंगे। बिकॉज सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है तो ये क्लोजिंग रेट के हिसाब से कन्वर्ट करी जाएगी। समझ में आ रहा है? 5,600 इंटू 45 हम करेंगे तो एक्सपेंसेस 2,52,000, और सैलरी आउटस्टैंडिंग 400 इंटू 50 हम करेंगे तो 400 इंटू 50 कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। ये लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने इसमें मूव करना है, कोई मुश्किल काम नहीं होता। एक्चुअली जो तुम्हारे लेवल पे दिया हुआ है इसमें सिर्फ कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस तक बनाना दिया हुआ है। करेक्ट। गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है वो 32,000 दिया हुआ है। हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो गुड्स भेजे, ब्रांच ने उसको अपने डेबिट के कॉलम में $32,000 पर लिखा है। अब इसमें तो हम एक्चुअल बेस पर करेंगे क्योंकि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फिगर नीचे मौजूद है। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा था कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो गुड्स भेजे हैं दरअसल उनकी रुपी वैल्यू 15,80,000 की है। गुड्स सेंड टू ब्रांच के बाद फिर तुम्हें क्वेश्चन में डेटर्स गिवन है। क्या गिवन है? डेटर्स। अब डेटर्स का अमाउंट तुमने लिखा, 9,600 के डेटर्स हैं, और डेटर्स क्लोज बैलेंस शीट का आइटम है, मॉनिटरी आइटम है। 50 जो क्लोजिंग रेट है उसके हिसाब से मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। 9,600 इंटू 50 करेंगे तो 4,80,000 आ जाएगा। 4,80,000 मैंने लिख दिया। करेक्ट। डेटर्स के बाद फिर क्वेश्चन में अगला आइटम आपको क्रेडिटर्स गिवन है। क्रेडिटर्स जो है
क्वेश्चन में 6,800 दिया हुआ है, 6,800। अब 6,800 इसको पहले तो क्रेडिट साइड का आइटम है, इसको भी मैं 50 के हिसाब से कन्वर्ट करूंगा, लेकिन मैं वैल्यू क्रेडिट के कॉलम में लिख दूंगा 3,40,000। क्रेडिटर्स के बाद फिर तुम्हें क्वेश्चन में कैश एट बैंक गिवन है, तो कैश एट बैंक आप लिखेंगे, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन 2,400 है, तो 2,400 आपने लिखा। ये भी 50 के हिसाब से कन्वर्ट होगा, 50 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा, 1,20,000 आपने लिख दिया। उसके बाद ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है, और ब्रांच कह रही है कि हमने इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स 45,600 रुपीज हेड ऑफिस को देने हैं। इसको भी हम एक्चुअल बेस के हिसाब से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हेड ऑफिस कह रहा है हमने ब्रांच से इंडियन करेंसी में 20,50,000 लेने हैं। इसका मतलब 45,600 की वैल्यू इतनी मानी जाएगी। फिर मैंने कहा था कि डेबिट और क्रेडिट के कॉलम को आपने टैली करना है, डेबिट और क्रेडिट के कॉलम को आप टैली कर ले पहले तो। अब जब आप टैली करेंगे तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 98,98,000 के करीब आ जाएगा, और यहां का जो टोटल है वो 103,64,800 आएगा। डेबिट साइड बढ़ी है, जाहिर है कि जो डिफरेंस आता है इसको हम एक्सचेंज डिफरेंस कहते हैं। पहले तो ये एक्सचेंज डिफरेंस है। अब ये एक्सचेंज डिफरेंस बिकॉज आपकी एसेट साइड, डेबिट साइड, एसेट साइड ज्यादा है तो इसलिए ये गेन है, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है, एसेट की साइड बड़ी है, तो इसलिए ये गेन माना जाएगा। लेकिन ये नॉन इंटीग्रल ब्रांच है, तो मैंने बताया था नॉन इंटीग्रल ब्रांच में कोई भी गेन होगा तो वो फॉरेन करेंसी मॉनिटरी ट्रांसलेशन रिजर्व में पैसा चले जाता है। इज इट क्लियर टू यू? तो 4,66,800 रुपीज ये आपने ट्रायल को जो है कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद बस एक चीज का ध्यान रखना है, वैसे तो तुम्हारे लेवल पे मॉड्यूल में तुम्हारे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें तुम्हें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस भी बनाना पड़े। अगर क्वेश्चन ये भी कह दे कि आप ब्रांच का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके भी दिखाओ, तो हम अब बना सकते हैं ब्रांच ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रांच ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, ये जो मैंने अभी सामने फिगर्स लिखी है इनके थ्रू मैं बड़ी आसानी से इनको बना सकता हूं। करेक्ट। उसके अलावा मैं बैलेंस शीट भी एक बना सकता हूं। बहुत ही आसान है। देखें यहां पर हमने पहला आइटम क्या लिखा है, ऑफिस इक्विपमेंट लिखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो अभी हमने सॉल्यूशन करा, पहला आइटम क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट है। अब तुमने केवल इन दो कॉलम को देखना है, लास्ट के दो कॉलम को देखना है, ठीक है। 21,60,000 ऑफिस इक्विपमेंट है, तो ऑफिस इक्विपमेंट मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया, एसेट साइड में ऑफिस इक्विपमेंट 21,60,000। अब ऑफिस इक्विपमेंट का जो डेप्रिशिएशन है, बेटे ध्यान ये रखना कि ट्रायल बैलेंस में का कोई भी आइटम होता है उसकी पोस्टिंग एक ही बार होती है। ट्रायल बैलेंस का कोई भी आइटम होगा उसकी पोस्टिंग एक ही बार होगी। अब जो ये डेप्रिशिएशन है 2,40,000, क्योंकि ये तो माइनस तो पहले ही कर चुके हो ना, तो अब दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है। 2,40,000 रुपीज ये तुमने अब अपने P&L अकाउंट में ले जाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आप लिख दोगे डेप्रिशिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट का डेप्रिशिएशन 2,40,000 था। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा फिर इसी तरह से नेक्स्ट आइटम आपका फर्नीचर है, 1,44,000। तो फर्नीचर की वैल्यू आप यहां पर पहले तो लिख दें, फर्नीचर 1,44,000। याद रखें ये 1,44,000 आफ्टर डेप्रिशिएशन वैल्यू है।
और जो इसका डेप्रिसिएशन है वो आप यहां पर लिख दें, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन इंडियन करेंसी में 16,000 का। बात समझ में आ गई? बहुत ही आसान है, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो डेप्रिसिएशन तक हमारा काम हो गया। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है 10,52,800। आपको मालूम है कि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं, तो 10,52,800 ये फिगर आपने यहां पर लिखनी है। करेक्ट। ओपनिंग स्टॉक के बाद बेटा आपको परचेजेस दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजेस 43,20,000, तो परचेजेस का अमाउंट भी आपने लिख दिया। परचेजेस का अमाउंट है 43,20,000। 43,20,000। उसके बाद सेल्स है, और सेल्स का अमाउंट जो तुम्हें दिया हुआ है इंडियन करेंसी में, जो हमने कंप्यूट करा दिया तो खैर क्या था, 74,88,000। उसके बाद सेल्स के बाद फिर अगला आइटम है एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस का अमाउंट 2,52,000 है। ये आउटस्टैंडिंग ऐड करने के बाद है, तो 2,52,000 एक्सपेंसेस पहले तो आप लिखेंगे। तो एक्सपेंसेस का अमाउंट आपने पीएनएल अकाउंट में लिख दिया 2,52,000। और जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग थे, जैसे कि सैलरी आउटस्टैंडिंग 20,000, ये तुम यहां पर लिखोगे। ट्रायल बैलेंस के आइटम की पोस्टिंग एक ही बार होती है, इस चीज का ध्यान रखना है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग हमने कंप्यूट करी थी, तो 20,000 वो आया था। 20,000 मैंने यहां पर लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? सैलरी आउटस्टैंडिंग के बाद फिर आपको अगला आइटम जो गिवन है वो है गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब गुड्स सेंट टू ब्रांच जो है डेबिट साइड का आइटम है, तो डेबिट में ही आएगा गुड्स सेंट टू ब्रांच। आप यहां पर लिखेंगे 15,80,000, 15,80,000। उसके बाद फिर अगला आइटम गुड्स सेंट टू ब्रांच के बाद है डेटर्स। अब डेटर्स का अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर आप आएंगे, बैलेंस शीट में आपने लिखा डेटर्स, और डेटर्स का अमाउंट है 4,80,000। मैंने कहा एक बार जब ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद का काम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। डेटर्स के बाद फिर क्रेडिटर्स का अमाउंट है, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट भी आप यहां पर लिख देंगे 3,40,000। ट्रायल बैलेंस के आइटम की पोस्टिंग हमेशा एक ही बार होती है, यह ध्यान रखना। करेक्ट। उसके बाद फिर कैश एट बैंक है 1,20,000, तो कैश एट बैंक भी हमने लिखा। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 1,20,000। कैश एट बैंक के बाद है हेड ऑफिस अकाउंट। ब्रांच कह रही है कि हमने हेड ऑफिस को 20,50,000 रुपए देने हैं, हेड ऑफिस अकाउंट। तो बिकॉज ब्रांच ने देने हैं तो ब्रांच के लिए तो ये लायबिलिटी है ना, तो हम यहां पर लिख देंगे हेड ऑफिस अकाउंट। क्या लिख देंगे? हेड ऑफिस अकाउंट। हेड ऑफिस अकाउंट जो है, हेड ऑफिस अकाउंट अमाउंट है 20,50,000। ब्रांच कह रही है कि हमने इतने पैसे तुम्हें दे दें, तो बैलेंस शीट में इस तरीके से आइटम को लिखेंगे। अब उसके अलावा आइटम तो सारे खत्म हो गए ट्रायल बैलेंस में, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी तक क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा है। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में तुम्हें दिया हुआ था। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है वो $21,500 का दिया है। क्लोजिंग स्टॉक $21,500 का दिया है एडजस्टमेंट में। अब 21,500 को पहले तो मैं क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाइड करूंगा कन्वर्ट करने के लिए, तो 50 रुपीज से मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया। मल्टीप्लाइड करने के बाद ये 10,75,000 क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में भी लिखेंगे, और उसके अलावा हम इसको अपनी बैलेंस शीट में भी लिखेंगे। तो बैलेंस शीट में भी मैंने लिखा 10,75,000। करेक्ट, 10,75,000। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। बस उसके बाद फिर आपने कुछ नहीं करना, आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह कंप्यूट करें। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो जब आप कंप्यूट करेंगे
तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका जो आएगा 16,10,200 के करीब आना चाहिए। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैं यहां पर लिखूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ कोर्स ब्रॉट डाउन 16,10,200। अब उसके बाद फिर मैं नेट प्रॉफिट कंप्यूट करूंगा। अब ये जो नेट प्रॉफिट है, ब्रांच ने नेट प्रॉफिट कमाया 11,02,200 का। अब ये ब्रांच ने प्रॉफिट कमाया, लेकिन ब्रांच ने किसको देना है? हेड ऑफिस को ही तो देना है ये प्रॉफिट। तो हेड ऑफिस को हमने 20,50,000 तो देने ही थे। तो ये जो नेट प्रॉफिट कमाया गया, मेरी एडवाइस ये है कि इसको भी इसमें ऐड कर दिया करो। इज इट क्लियर टू यू? 11,02,200 ऐड करने के बाद फिर इसको आउटर कॉलम में आप लिखेंगे 31,52,200। इतना ही अमाउंट आ रहा है, राइट। अब एक लास्ट आइटम का आपने ख्याल करना है, बिकॉज ये मेरे का एक क्लोजिंग स्टॉक का, उसके बाद ये जो एक्सचेंज डिफरेंस आया था, नेक्स्ट टाइम से तुम क्या करना, अब ये एक्सचेंज डिफरेंस क्या है? फॉरेन करेंसी मॉनिटरी ट्रांसलेशन रिजर्व। वैसे तो ये गेन है, तो गेन जितने होते हैं वो भी लायबिलिटी साइड में लिखे जाते हैं, तो इसलिए यहां पर तुम लिखोगे फॉरेन करेंसी मॉनिटरी ट्रांसलेशन रिजर्व। जो भी आपका गेन आया था 4,66,000 कितना आया था 800, तो इसको भी तुमने लायबिलिटी साइड में लिखना है। अगर लॉस होता बाई चांस तो फॉरेन करेंसी मॉनिटरी ट्रांसलेशन रिजर्व फिर तुम इधर की तरफ लिख देते। अच्छा, ये तो था क्वेश्चन। अब तुम्हारी ये दोनों साइड अपने आप टैली हो जाएगी। अब पॉइंट यहां पर क्या जो मैं समझाना चाह रहा हूं, इससे ज्यादा तुम्हारे लेवल पे क्वेश्चन नहीं आएगा। इनफैक्ट तुम 8.4 तक करोगे एग्जामिनेशन में, ठीक है? तुम्हें इससे ज्यादा, क्योंकि तुम्हारे लेवल पे बिल्कुल बहुत ही थोड़ा सा दिया हुआ है फॉरेन ब्रांचेस के बारे में, और कोई भी हार्डली एक इलस्ट्रेशन क्वेश्चन में दी है और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए आप यहीं तक करके जाएं, अननेसेसरी इसमें टाइम वेस्ट ना करें। तो इस पॉइंट तक लेकिन करके जाना है। आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आइटम को ट्रांसलेट कर करके बताओ, तो आपको बस ये मेनली मालूम होना चाहिए कि किस चीज को किस रेट के हिसाब से हमने कन्वर्ट करना है। इनफैक्ट मैंने 8.5 बोल दिया था, 8.4 तक आप करके जाएंगे, ठीक है? अच्छा, लेकिन मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, सपोज ये नॉन इंटीग्रल की जगह अगर इंटीग्रल ब्रांच होती तो क्या फर्क पड़ता? एक तो जो फिक्स्ड एसेट को हमने कन्वर्ट करा है, ये तो हमने क्लोजिंग रेट के हिसाब से करा। अगर ये इंटीग्रल होती, बस मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि अगर ये इंटीग्रल होती तो फिर जो ट्रांजैक्शन का रेट था उस रेट के हिसाब से मैं इसको कन्वर्ट करता, करेक्ट? एक तो ये फर्क पड़ता। उसके अलावा ऑफ कोर्स हमारा डिफरेंस जो आएगा उस केस में ये नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा। लेकिन जो भी डिफरेंस आएगा, अगर वो गेन होगा, या गेन तब होता है जब डेबिट साइड बड़ी होगी। अगर डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट से, तो तब तुम्हारा गेन होगा, ये ध्यान रखना। तो उस केस में गेन फॉरेन करेंसी मॉनेटरी ट्रांसलेशन रिजर्व में नहीं जाता, वो पीएनएल में जाता। यानी कि जैसे कि अब की बार ये गेन मैं बैलेंस शीट में ले गया, अगर ये इंटीग्रल ब्रांच होती तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में मैं लिख देता। उस केस में मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देता एक्सचेंज गेन। अगर मैं ये इंटीग्रल होती तो, अगर ये इंटीग्रल ब्रांच होती तो, समझ में आया? बस ये फर्क पड़ता। और उस केस में बैलेंस शीट के अंदर ये फिगर नहीं आती। बस ये आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज तुम्हारे से जो पहले 3 क्वेश्चन हमने करे हैं, उससे ज्यादा लेवल के क्वेश्चन तुम्हारे इस पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं पूछे जा सकते। इज इट क्लियर टू यू? तो आज का ये सेशन थोड़ा छोटा ही रहेगा, क्योंकि अब चैप्टर फिनिश हो गया है, तो इसी सेशन में दूसरा चैप्टर स्टार्ट नहीं करा जा सकता। तो इसलिए जब नेक्स्ट सेशन में मेरी और आपकी मुलाकात होगी, तो उस सेशन में फिर हम चर्चा करेंगे, अब किसी नए चैप्टर की करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में, और इसके साथ ही फिर ब्रांच अकाउंट जो है अब खत्म होता है। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर पे अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होगा, और यू मस्ट बी व्हाट वी कॉल feeling a bit of what we call high level of confidence to tackle any question in the examination. ठीक है? तो नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना काफी है।